तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने एमसी उस फॉक्स द्वारा सिखाए गए स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे देख वो फॉक्स अपने मन में बोल रहा होता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बच्चा उस स्किल को पूरी तरह से सीख चुका है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा ये बच्चा इस स्किल को कितनी जल्दी सीख गया। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने एमसी बोल रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस ब्लड रिवर में कल्टिवेट करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे फील हो रहा है मेरी बॉडी 10,000 टाइम ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मेरी बॉडी मेरे लेवल के कल्टिवेटर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद वो ब्लड रिवर से बाहर निकल के अपने आसपास देखने लग जाता है। वो फॉक्स कहाँ पर गया? चलो छोड़ो, चीसुफू और मदर वापस आ चुकी होंगी, मुझे बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद वो ब्लड स्वॉर्ड वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। साथ ही वो एक पेड़ के पीछे छुप के बोलता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, ना तो यहाँ पर जीसुफू है और ना ही मदर है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उसका ध्यान नीचे की ओर जाता है जहाँ पर किसी के फुटप्रिंट होते हैं, जिसे देख अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है। देख के लगता है यहाँ पर कोई आया था, लेकिन यहाँ पर कुछ नाम मिलने पर यहाँ से चला गया है। इसके अलावा ये फुटप्रिंट मदर और चीसुफू के भी नहीं है, तो क्या कहीं ये जिनयांग हो सकता है? वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। चलो छोड़ो, मुझे जल्दी से जाके कास्टल में चेक करना होगा, क्या पता केव के रास्ते में चीसुफू का सामना किसी मॉन्स्टर के साथ हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगी। मुझे जल्दी से केव में जाकर उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद वो तेजी से अपने घर की ओर जाने लग जाता है। जिसके बाद हमें 10 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने केव में आकर चेक करता है जहाँ पर चीसुफू बैठी होती है, जिसे देख एमसी बोलता है लकीली ये ठीक है। तभी चीसुफू का ध्यान भी अपने एमसी पर चला जाता है, जिसे देखो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए बोलती है तुम वापस आ गए, ये तो बहुत अच्छा है। तभी उन्हें रियलाइज होता है वो कुछ ज्यादा ही पास आ चुके हैं, जिसके कारण वो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। चीसुफू उसके कंधे से हाथ हटा के दूर हट के बोलती है तुम्हारी चोट कैसी है, क्या अब तुम ठीक हो? साथ ही वो अपने मन में सोचती है मैं भी क्या पूछ रही हूँ, वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, अगर उसके पास मेडिसिन होंगे भी तभी भी उसे आधा महीना ठीक होने में लग जाएगा, तो वो भला अभी कैसे ठीक हो सकता है। एमसी बोलता है हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बताओ मेरी मदर कहाँ पर है? चीसुफू बोलती है वो तुम्हारे फादर को ठीक कर रही है, जब मैं वापस आई थी तो तुम्हारे फादर की तबीयत वापस से खराब हो चुकी थी। ये सुन के एमसी बोलता है क्या मेरे फादर के पुराने घाव फिर से उभर रहे हैं? 6 साल पहले मेरे फादर मुझे और मेरी मदर को बचाने के लिए न केवल वो पैरों के पैरालाइसिस से सफर कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक इंटरनल इंजरी भी हुई है। उनका डेंटियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके कारण उनके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी कभी कभी एक्सप्लोड कर जाती है, जिसके कारण उन्हें बार बार सफर करना पड़ता है। चीसुफू एमसी को शांत करते हुए बोलती है तुम चिंता मत करो, आंट यहाँ पर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी मदर भी वहाँ पर आ जाती है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। अपने एमसी उन्हें पकड़ के बोलता है मदर क्या आप ठीक हो? उसकी मदर बोलती है लिटिल जैंग तुम सेफली वापस आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता है कि तुमने जिनयांग के स्ट्राइक को रोकने के लिए ब्लड स्वॉर्ड का यूज किया, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आई, मुझे माफ कर दो। अपने एमसी बोलता है आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, अब फादर कैसे हैं? उसकी मदर बोलती है उनके घाव अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे डर है कि अब उन्हें हर 2-3 महीनों में ये सब सफर करना पड़ेगा। अपना एमसी बोलता है मदर क्या उनके घाव को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई रास्ता है? उसकी मदर बोलती है तुम्हारे फादर का डांटियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड पावर से ब्रोकन हुआ था, उस कोल्ड पावर को वाइप आउट करने के लिए फायर माउंटेन के गॉड फायर को ढूंढना होगा, जिसके बाद हम स्नो लोटस का यूज करके उनके डांटियन को रिकवर कर सकते हैं। अपना एमसी बोलता है ये चीजें कहाँ पर मिलेगी, मुझे बताओ मैं लेकर आऊंगा। उसकी मदर बोलती है बेटा फायर माउंटेन बर्निंग स्काई क्लैन के बॉर्डर पर है, उस माउंटेन पर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बीस्ट हैं। तुम्हारे करंट स्टेट के साथ अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर केवल मौत ही मिलेगी, यहाँ तक कि अगर तुम गॉड फायर को ले भी आते हो तो तुम स्नो लोटस को नहीं ला पाओगे। एमसी पूछता है लेकिन क्यों? उसकी मदर बोलती है क्योंकि स्नो लोटस बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेस पर उगता है, पूरे डिंगलिंग काउंटी में ये केवल स्नो फ्लाइंग माउंटेन पर ही उगता है। फ्लाइंग स्नो माउंटेन फ्लाइंग स्नो क्लैन का प्रबंधित एरिया है, जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने डिसेबलों को भी जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं भी जाती हूँ तो मेरे लिए भी स्नो लोटस को लाना पॉसिबल नहीं है। अपने एमसी बोलता है तो क्या सच में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? उसकी मदर बोलती है लिटिल जैंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर को बहुत सालों से ठीक कर रही हूँ, तुम बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो और एग्जाम को पास करो। वहीं अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं स्ट्रोंगर नहीं हूँ, अगर मैं स्ट्रोंग होता तो मैं अपने फादर को बचा पाता, मुझे अब जल्दी से जल्दी स्ट्रोंगर बनना होगा। साथ ही वो अपनी मदर से बोलता है लेकिन मैं इस साल के रिक्रूटमेंट एग्जाम को अटेंड नहीं कर सकता। उसकी मदर पूछती है लिटिल जैंग क्या हुआ है? जिसके बाद अपने एमसी अपनी मदर को सारी बात बताने लग जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। अपने एमसी बोल रहा होता है यही सब हुआ था, मुझे माफ कर दो मदर। उसकी मदर बोलती है
तुम ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी है। चीसुफू भी बोलती है, क्या दूसरा रास्ता? अपना एमसी बताता है, वैसे तो इन 4 सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट एग्जाम को ज्वाइन करके कम्पीट करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है। इन चारों सेक्ट ने मिलकर वुसान टाउन में एक बैल को लगाया है। अगर जो कोई भी उस बैल को बजा देता है वो उन 4 सेक्टों को ज्वाइन कर सकता है। चीसुफू बोलती है, क्या तुम सोल बैल की बात कर रहे हो? उस बैल को उन चारों सेक्टरों ने मिलके बहुत समय पहले लगाया था, लेकिन अभी तक कोई भी मार्शल आर्ट कल्टीवेटर उसे रिंग नहीं कर पाया है। अपना एमसी बोलता है, तुम सही कह रही हो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। हालांकि मैं रिंग कर भी लेता हूँ, लेकिन तुम उसे रिंग नहीं कर पाओगी। तुमने अकेडमी को मेरी वजह से ही छोड़ा था, मैं तुम्हें इस तरह से पीछे नहीं छोड़ सकता। चीसुफू बोलती है, मोजेंग तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जाओ उस बैल को बजाओ। अपने एमसी बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर ये मेरी वजह से नहीं होता तो तुम अकेडमी को नहीं छोड़ती। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो भला मैं तुम्हें इस तरह से कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ? चीसुफू बोलती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुम अकेले जाओ, वैसे भी मुझे कल्टीवेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसकी मदर बोलती है, मोजेंग तुम जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। चीसुफू बोलती है, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। एमसी की मदर बोलती है, तुम फायर, अर्थ और वाटर एलिमेंट को प्रैक्टिस करती हो, मैं सही कह रही हूँ ना? 3 एलिमेंट को कल्टीवेट करने वाले कल्टीवेटर को जीनियस कहा जाता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है 4 ग्रेड सेक्ट तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? चीसुफू बोलती है, आप सही कह रही हो, मैं 3 एलिमेंट को कल्टीवेट करती हूँ। लॉजिकली देखा जाए तो मेरे को ढूंढने के लिए बहुत सारे क्लेन आने चाहिए थे। तभी एमसी की मदर बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम वाटर और फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करती हो, जो कि पूरी तरह से एक दूसरे से विपरीत हैं। जब तुम सेलेस्टियल मास्टर बनने के लिए अपने मैजिकल कोर को डेवलप करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी। इन दोनों एलिमेंट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर तुम इन दोनों एलिमेंट के साथ कल्टीवेट करती हो तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती है, और इन दोनों एलिमेंट के साथ तुम्हारे सेलेस्टियल मास्टर बनने के चांस 0.1% है। चीसुफू बोलती है, तो फिर मोजेंग का क्या? वो भी तो फायर एंड वाटर को कल्टीवेट करता है। एमसी की मदर बोलती है, अरे सबर करो, मैं बताती हूँ। हालांकि मोजेंग वाटर एंड फायर को कल्टीवेट करता है, लेकिन वो अर्थ, वुड और मेटल को भी कल्टीवेट करता है, जो कि एक साइकिल को फॉर्म करती है। ये 5 एलिमेंट इमोर्टेलिटी को प्रेजेंट करती हैं। हालांकि फायर एंड वाटर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन बाकी तीनों एलिमेंट के साइकिल इन्हें दबा देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर तुम वुड और मेटल को भी कल्टीवेट कर लेती हो तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसलिए तुम मोजेंग को जाने दो और तुम यहीं पर मेरे साथ रहो, यहाँ तक कि अगर तुम वहाँ जाकर जीत भी जाती हो तो 4 ग्रेड सेक्ट तुम्हें चूज नहीं करेंगे। ये सुन के चीसुफू भी कुछ सोचने लग जाती है। तभी अपने एमसी भी बोलता है, चीसुफू तुम चिंता मत करो, मेरी मदर अर्थ और मेटल एलिमेंट को प्रैक्टिस करती है, तुम इनके साथ ही रहो। एक बार जब तुम सेलेस्टियल मास्टर बन जाओगी तो तुम किसी भी क्लैन को ज्वाइन कर सकती हो। चीसुफू बोलती है, वो तो मैं लकी थी, इस कारण मैं 3 एलिमेंट को कल्टीवेट कर पाई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह 6 एलिमेंट को प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तभी अपना एमसी भी बोल पड़ता है, नहीं मैं अब 7 एलिमेंट को प्रैक्टिस करता हूँ, अब मैं थंडर एलिमेंट को भी प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम भी ये जरूर से कर पाओगी। ये सुन के चीसुफू भी खुश होते हुए बोलती है, ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, मैं तुमसे इसी तरह से नहीं हारूंगी, बस तुम इंतजार करो। तभी उसकी मदर एमसी से बोलती है, मोजेंग जब तुम रिक्रूटमेंट एग्जाम को ज्वाइन करना तो तुम केवल अपने फायर एलिमेंट को ही शो करना, इससे तुम आसानी से 4 सेक्ट में ज्वाइन हो पाओगे। एमसी बोलता है, लेकिन मदर जिंगयांग ने मुझे वाटर एलिमेंट का यूज करते हुए देख लिया है। एमसी की मदर बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वाटर एलिमेंट वाला मैजिक वेपन दूंगी, अगर जिंगयांग तुम्हें एक्सपोज करने की कोशिश करेगा तो तुम कह देना कि मैंने वाटर एलिमेंट का यूज इस मैजिक वेपन से किया था, और साथ ही मैं इस बार तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जाऊंगी। जिसके बाद एमसी अगले 2 दिन तक केव में रह के चीसुफू के साथ प्रैक्टिस करता है, और उसके अगले दिन वो उन दोनों को गुड बाय बोल के वुसान टाउन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें वुसान टाउन के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जीनियस कल्टीवेटर रिक्रूटमेंट एग्जाम को ज्वाइन करने के लिए आए होते हैं। इसी के साथ हम अपने एमसी को भी देखते हैं, जो कि वुसान टाउन में आ चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमसी एक होटल में बैठ के 2 बंदों की बातें सुन रहा होता है, जहाँ उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, कंपीटिंग राउंड खत्म हो चुका है, फाइनल में केवल 30 लोग गए हैं और वो सब के सब बहुत ज्यादा पावरफुल और जीनियस हैं, देख के लगता है ये मैच बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दूसरे वाला भी बोलता है, तुम सही कह रहे हो, इस साल 4 ग्रेड सेक्ट 10 डिसाइपलों को भर्ती करने वाली है, कंपटीशन रेट पहले से ही बहुत ज्यादा हाई है। दूसरे वाला बोलता है, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी चूजन वन है वो सभी के सभी बहुत ज्यादा जीनियस हैं। मैंने सुना है कि चीसुफू 3 एलिमेंट को कल्टीवेट करती है, लेकिन वो फायर एंड वाटर को प्रैक्टिस करती है, मुझे लगता है कि 4 ग्रेड सेक्ट उसे एलिमिनेट कर देंगे। टकले वाला बंदा बोलता है, कैसा रहेगा कि हम भी कंपटीशन को ज्वाइन करें, क्या पता 4 ग्रेड सेक्ट हमें भी भर्ती कर ले। दूसरे वाला बोलता है, ये तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, और साथ ही वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उनकी ये सब बातें एमसी भी सुन रहा होता है, साथ ही अपने एमसी में बताता है, छोटी शब्दों में कहे तो यहाँ पर 15 ऐसे लोग हैं जिनके 4 ग्रेड सेक्ट में ज्वाइन होने के सबसे ज्यादा चांस है, जिनमें है सुलिंग, ही लैन, काई तियान, ली रोंग चैंग,
जहां जिन बा, ली साओ साओ, इनमें से ज्यादातर 9 लेवल से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हैं और 5-6 लोग ऐसे भी हैं जो कि 10 लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ उनमें से 4 ऐसे लोग हैं जो कि 2-2 एलिमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें तो 4 ग्रेड चेक जरूर से ज्वाइन करवाएगा। वहीं एमसी ने होटल में एक रूम बुकिंग किया होता है जिसकी चाबी वो उससे ले रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आते हुए बोलता है हमें भी एक रूम चाहिए। इसी के साथ हम वहाँ पर 2 बंदों को देखते हैं जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वहाँ का मैनेजर उनसे बोलता है मुझे माफ करना पर यहाँ पर एक ही रूम बचा है। लड़की बोलती है क्या एक रूम? साथ ही उसका ध्यान एमसी के हाथों पर जाता है जहाँ उसके हाथ में उस रूम की चाबी होती है, जिसे देखो बहुत स्पीड में एमसी के हाथों से वो चाबी ले लेती है और फिर पीछे मुड़ के एमसी से बोलती है अब ये रूम की चाबी हमारी हुई। वहीं बाकी के लोग उस बंदे को देखते हुए बोलते हैं ये तो झांग जिंग बा है, वो तो लू केन मार्शल आर्ट एकेडमी का नंबर 1 डिसाइपल है। मैंने सुना है कि वो केवल फायर एलिमेंट को प्रैक्टिस करता है और अगर ये झांग जिनबा है तो इसके साइड में ये खड़ी लड़की जरूर ली साओ साओ होगी। ली साओ साओ वुमिंग टाउन के एक फेमस फैमिली से आती है और इसकी मार्शल आर्ट झांग जिनबा के बराबर है और अगर ये दोनों एक साथ हैं तो केवल हायर लेवल का कंपटीटर इनसे फाइट बैक कर सकता है। तभी अपना एमसी बहुत गुस्से में उनसे बोलता है मेरी चाबी वापस करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के झांग जिनबा हंसते हुए बोलता है लिटिल बॉय क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल दूं? अपना एमसी बोलता है अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। साथ ही वो बहुत स्पीड में ली साओ साओ पर अटैक कर देता है जिसे ली साओ साओ बहुत मुश्किल से डोज कर पाती है। लेकिन अपने एमसी का मेन गोल ये था ही नहीं, वो तो बस उसके हाथ से चाबी लेना चाहता था जिसमें कि वो कामयाब भी हो जाता है, जो देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी की ओर देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। वो उनसे बोलती है झांग जिनबा, ली साओ साओ देख के लगता है तुम बहुत ज्यादा खुश हो। उसे देख बंदे हैरान होकर बातें करने लग जाते हैं क्या ये बायू है? ये तो वुमिंग टाउन की नंबर 1 जीनियस है। क्या ये वही है जिसके बारे में माना जाता है कि इसके 4 ग्रेड सेट को ज्वाइन करने के सबसे ज्यादा चांस है? ली साओ साओ उससे बोलती है बायू इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बायू बोलती है अच्छा अगर मैं नहीं गई तो तुम मेरा क्या कर लोगी? ये सुन के ली साओ साओ गुस्सा हो जाती है। बायू बोलती है क्या तुम मुझे हिट करना चाहती हो? ये सुन के ली साओ साओ गुस्से से उससे बोलती है ठीक है मैं इसे याद रखूंगी, बस तुम वेट करो। साथ ही वो अपने एमसी से बोलती है और तुम मुझे कहीं दिख मत जाना, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। जिन बात चलो चलें। जिसके बाद एमसी बायू को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं इसे फ्यूचर में जरूर रिपे करूंगा। बायू बोलती है मैंने कुछ समय पहले सैंगलिंग मार्शल एकेडमी में विजिट किया था, मैंने देखा कि मोजेंग नाम के बंदे को वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया है, क्या वो तुम ही हो? एमसी बोलता है अगर सैंगलोंग मार्शल आर्ट एकेडमी में कोई दूसरा मोजेंग नहीं है तो वो जरूर से मैं ही होऊंगा। बायू बोलती है मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुम्हें तो इसकी परवाह नहीं है कि तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया गया है। तुम्हारी ताकत को देखा जाए तो तुम कम्पीट करके 4 ग्रेड सेट को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब जब तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया गया है तो तुम रिक्रूटमेंट एग्जाम को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम फाइनल में जाने वाले 30 लोगों में भी सिलेक्ट नहीं हुए हो। क्या तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं है? एमसी बोलता है इस बात का क्या पॉइंट बनता है? मार्शल आर्ट एकेडमी ने मुझे पहले ही निकाल दिया था, अब तो कंपटीशन स्टार्ट भी हो चुका है। बायू पूछती है तो तुम वुसान टाउन में क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि तुमने यहाँ पर रूम भी बुक कर लिया, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ समय पहले ही आए हो। क्या तुम्हारा इंटेंशन रिक्रूटमेंट एग्जाम को ज्वाइन करने का नहीं है? एमसी बोलता है मुझे छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जहाँ तक कि मुझे पता है तुम बस 16 साल की हो, लेकिन तुम तीनों टाउन में इकलौती ऐसी पर्सन हो जो कि 4 एलिमेंट को प्रैक्टिस करती हो, मेटल, अर्थ, वुड एंड लाइट। 4 ग्रेड सेक्ट ने तुम्हें पहले से ही ज्वाइन होने का प्रस्ताव दिया होगा, तुम्हें तो रिक्रूटमेंट एग्जाम को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। बायू बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से क्लेन को ज्वाइन करूं, इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ कि मुझे कौन से क्लेन को ज्वाइन करना चाहिए। ये सुन के एमसी एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए अपने मन में बोलता है कितने सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके कल्टीवेट करते हैं ताकि ये 4 ग्रेड सेक्ट में ज्वाइन हो पाए, और इसको देखो ये इतनी आसानी से 4 ग्रेड सेक्ट में ज्वाइन हो गई। वहीं बायू उस मैनेजर जाके बोलती है मुझे भी एक रूम चाहिए। इसी के साथ वो पीछे मुड़ के अपने एमसी से बोलती है झांग जिनबा और ली साओ साओ कोई अच्छे पीपल नहीं है, वो तुम्हारे लिए जरूर से कोई मुसीबत खड़ी करेंगे, तुम उनसे संभल के रहना। लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। वहीं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बात की जाए इसकी ब्यूटी की तो ये चीसुपू के जितने ही है, लेकिन ये चीसुपू से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जिसके बाद वो मैनेजर से बोलता है मेरे रूम में किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मत भेजना। मैनेजर भी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद एमसी अपने रूम में चला जाता है और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास अब केवल 3 दिन है, मुझे इस सब के लिए प्रिपेयर करना होगा। इसी के साथ वो ब्लड शॉट के वर्ल्ड में आ जाता है और ब्लड रिवर में बैठ के कल्टीवेट करने लग जाता है, और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है इस बॉडी स्टैंड स्किल की स्पीड मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। हालांकि ये अभी मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट मार्शल आर्ट स्किल के फर्स्ट लेवल पर ही पहुंचा है, लेकिन मैं अब 1 शॉट टेक्निक को 3 बार यूज कर सकता हूँ। शायद से अब मुझे वॉयलेंस टाइप को भी कल्टीवेट करना शुरू कर देना चाहिए। केवल 1 शॉट स्किल से काम नहीं चलने वाला, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पावरफुल बनना है, तो मुझे और भी स्किल सीखना होगा। वॉयलेंट स्किल का फर्स्ट मूव शेप द रिवर एंड माउंटेन।
ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूव है। एक बार जब मैं इस मूव को सीख जाऊंगा तो मैं अपने ओपोनेंट को बहुत आसानी से हरा पाऊंगा। जिसके बाद एमसी ऐसे करते करते अपने प्रैक्टिस को जारी रखता है। जो ये ब्लड शॉट का वर्ल्ड है, चाहे एमसी इसमें कितना भी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं थकेगा और उसकी एनर्जी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए वो जितना चाहे उतनी देर तक प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसे करते करते एमसी पूरे 1 महीने तक यहाँ पर प्रैक्टिस करता है और वहीं बाहर के वर्ल्ड में 3 दिन बीत चुके होते हैं। इसी के साथ वो अपने मन में बोलता है, ये एक बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस फॉक्स के एंसेस्टर जनरेशन टू जनरेशन क्यों पास करते आ रहे हैं। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा होता है। वहीं अपने एमसी और बायू एक साथ आ रहे होते हैं। बायू उससे पूछती है, तुम 3 दिन से अपने रूम में क्या कर रहे थे? अगर मुझे होटल के मैनेजर ने नहीं बताया होता तो मैंने तो सोच लिया था कि तुम जिनबा से डर के भाग गए। अपने एमसी बोलता है, क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही थी? बायू बोलती है, मुझे अचानक से तुम्हें मारने का मन क्यों कर रहा है? ये सुन के एमसी घबराते हुए बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, भूल जाओ मैंने कुछ भी कहा हो। तभी अपने एमसी का ध्यान साइड में लगे सोल बेल पर जाता है। उसे देखते हुए अपना एमसी बोल रहा होता है, कोई भी 18 साल से नीचे का बंदा अगर इस 10,000 किलोग्राम के बेल को खाली हाथ बजा देता है तो वो डायरेक्टली फोर्स एक्ट को ज्वाइन कर सकता है। पहली बात तो ये, वुसान टाउन जैसे जगह पर इतनी कम उम्र में इतना पावर होना ये बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है। दूसरी बात ये कि माना जाता है कि जो भी इस बेल को बजाता है उसके सोल के ऊपर ये बेल अटैक करती है और अगर तुम केयरफुल नहीं रहते तो तुम पागल भी हो सकते हो। इसलिए यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो कि बेल को बजा के फोर्स एक्ट को ज्वाइन किया हो। हालांकि मैंने कभी इस बेल को बजाने का ट्राई नहीं किया है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि मैं इसे बजा दूंगा। वहीं एमसी को उस बेल को देखते हुए देखकर बायू भी समझ जाती है कि एमसी क्या सोच रहा है। फिर वो एक छोटी सी स्माइल करती है और एमसी से बोलती है, मैं फाइनली समझ गई, तो तुम इस बेल को बजाकर 4 ग्रेड एक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने कंपटीशन को ज्वाइन नहीं किया। एमसी बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बहुत बढ़िया है। बायू बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस बेल को खुद से बजा पाओगे? मैंने भी कुछ साल पहले इस बेल को बजाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से नहीं बजा पाई। एमसी बोलता है, मैं भी ट्राई करूंगा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले चलो चलें, मार्शल आर्ट कंपटीशन चालू हो चुका है। जिसके बाद वो अरीना के पास आ जाते हैं जहाँ अरीना में 2 बंदे फाइट कर रहे होते हैं। तभी एमसी का ध्यान अपने साइड में जिनयांग पर जाता है, जिसे देखो गुस्से से दांत पीछने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक सेटिस्फाइड रहते हो। इसी के साथ जिनयांग भी अपने एमसी को देख लेता है। तभी बायू बोलती है, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में उस बालकनी में खड़ी येलो कलर के कपड़े पहने हुए मिडिल एज के बंदे को घूर रहे हो और मैं फील कर सकती हूँ कि वो तुम्हें देखकर किलिंग इंटेंट निकाल रहा है। अपने एमसी बताता है, ये सैंगलिंग मार्शल आर्ट एकेडमी का डीन है, इसी ने मुझे एकेडमी से निकाला था। बायू बोलती है, वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो अभी हेवन गोड रिजल्म पर है, हम अपने करेंट स्टेट के साथ उससे फाइट नहीं कर सकते। तुम अपना रिवेंज बाद में लेना, अभी तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे वो तुम्हें छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। एमसी बोलता है, मुझे पता है, उसे इग्नोर करो, चलो कंपटीशन को देखते हैं। साथ ही एमसी अपने मन में सोचता है, वो मुझे हर्ट करना और मेरी ब्लड शॉट को लेना चाहता है। इसके लिए वो मेरा पीछा करते हुए जंगल तक आया था। हालांकि वो मुझे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देखकर इसे सोल्व करना होगा। तभी अरीना में अनाउंस होता है, लियूजी जीत चुका है। तभी बायू बोलती है, इस कंपटीशन से टोटल 180 लोगों को पास किया जाएगा और जो भी इनमें से आखिरी के 10 लोग बचेंगे उन्हें रिक्रूट किया जाएगा। अभी भी 378 मैच होने बाकी हैं। ये सुन के एमसी बायू से बोलता है, क्या अभी इतने सारे मैच बाकी हैं? इतना बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है, जिसे देख बायू चिल्लाते हुए उससे बोलती है, हे तुम अभी से क्यों जा रहे हो? एमसी बोलता है, अभी भी इतने सारे फाइट बाकी हैं, इनमें कम से कम 4 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वापस कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। मैं बस फाइनल मैच को ही देखूंगा, जिसके बाद ही हमें हमारे सुपीरियर और हमारे बीच का गैप पता चलेगा, जिससे हम उन्हें ओवरकम कर पाएंगे। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। एमसी ब्लड स्वॉर्ड के वर्ल्ड में बैठ कर कल्टीवेट कर रहा होता है और वहीं वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ऐसे आराम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एनिमी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर बनना होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके उस फॉक्स द्वारा सिखाई गई स्किल को हायर लेवल तक सीखना होगा। जो वो वॉयलेंट स्ट्राइक स्किल है उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा ग्रेट है। जिसके बाद हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी ब्लड स्वॉर्ड के वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और अपने मन में बोलता है, अब तो फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुका होगा। जिसके बाद एमसी कंपटीशन वाली जगह पर आ जाता है। बायू उससे बोलती है, हे लिटिल ब्रेट, तुम इतने दिन से कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें सब जगह पर ढूंढा लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिले। एमसी उससे बोलता है, मैं बस प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में गया था। तभी एमसी अरीना में देख के बोलता है, देखो वो कौन है? वहीं अरीना में झांग जिनबा एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है, देख के लगता है झांग जिनबा इस पर लकी नहीं है। मैंने सुना है झांग जिनबा का जो ओपोनेंट है वो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। झांग जिनबा केवल 3 ही मूव में उससे हार जाएगा और अरीना में ऐसा होता भी है। झांग जिनबा जैसे उसके ऊपर अटैक करने जाता है वो बंदा बस एक चमाट मारता है, जिससे झांग जिनबा उड़ते हुए पीछे की ओर जाके गिरता है और उसका ओपोनेंट जियान भाई जीत जाता है। अपने एमसी भाई से बोलता है, ये फाइट खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है स्टेज पर जाने की। बायू बोलती है, तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। जिसके बाद एमसी चलते हुए सोल बेल की तरफ जाने लग जाता है। वहीं वहाँ पर एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है, इस साल का मार्शल आर्ट
स्मार्ट कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है। वहीं दूसरी ओर एमसी उस बैल के पास आ जाता है और अपने हाथ में पूरे पावर को गैदर करके जोर से अपना पंच उस बैल के ऊपर मारता है, जिससे उसका साउंड पूरे सिटी में गूंज उठती है। वहीं जितने भी वहाँ पर एल्डर होते हैं वो सभी के सभी शौक होकर बोलते हैं, ये तो सोल बैल की रिंग होने की साउंड है, क्या किसी ने उस बैल को बजाया है। वहीं वहाँ पर खड़े बंदे एमसी को देखकर बूढ़े होते हैं, देखो वो सोल बैल को बजा रहा है। वहीं मौजूद एक एल्डर एमसी को देखकर बोलता है, ये तो एक जीनियस है, ये तो सच में एक जीनियस है, और साथ ही एमसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसे देख बाकी के सेक्ट के एल्डर भी एमसी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जो देख एमसी मन में बोलता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है। इसी के साथ वो चारों एल्डर एमसी को आकर घेर लेते हैं। एक एल्डर एमसी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करोगे, तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरे वाला बोलता है, यंग मैन, हम डिंगलिंग काउंटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, तुम हमें ज्वाइन करो। वो चारों के चारों एल्डर अपने अपने ऑफर को देते हुए एमसी को बोलते हैं, हमें ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो, और वो चारों अपने भी फाइट करने लग जाते हैं। ये देख एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, मैंने तो बस सोल बैल को बजाया है, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। उनमें से एक एल्डर बोलता है, लेजेंड में बताया गया है जब ये बैल 9 बार बज जाएगा तो समझ जाना वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाला जीनियस अपीयर हो चुका है। दूसरे वाला एल्डर भी बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो व्हाइट कपड़ा पहने हुए एल्डर सबको बोलता है, सभी न्यूज को ब्लॉक कर दो, कोई भी न्यूज यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, और खास तौर पे इस बैल को बजाने वाला न्यूज कहीं भी बाहर पर लीक नहीं होना चाहिए। फिर वो एक सीरियस सा लुक बना के एमसी से बोलता है, यंग मैन, मैं फिर से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम फान को ज्वाइन करना चाहोगे, तुम्हें बस हमें ज्वाइन करने की जरूरत है, मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। ये देख एमसी अपने मन में बोलता है, देख के लगता है जो भी ये बोल रहा है सच बोल रहा है। एमसी बोलता है, क्या मैं तियानियान सुन को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी तियानियान सुन का एल्डर उससे बोलता है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। एमसी बोलता है, हाँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि तुम अपने प्रोमिस को नहीं तोड़ोगे। वो एल्डर बोलता है, ठीक है, तियानियान सुन तुम्हारे सभी कंडीशन को मानने के लिए तैयार है। तभी वो व्हाइट कपड़े वाला एल्डर बोलता है, रुक जाओ। ये सुन के तियानियान सेक्ट का एल्डर बोलता है, सीनियर फैन, इसने पहले ही हमारे तियानियान सेक्ट को चूज कर लिया है, क्या आपका माउस वो सेक्ट हमारे से इसे चुराना चाहता है। भले ही बाकी लोग आपके माउस वो सेक्ट से डरते होंगे, लेकिन हमारा तियानियान सेक्ट आपसे नहीं डरता। एल्डर फैन बोलता है, सीनियर हानली, क्या आप भूल रहे हैं कि 4 ग्रेड सेक्ट का हमेशा से एक एग्रीमेंट रहा है, स्टूडेंट किस सेक्ट को ज्वाइन करेगा इसका राइट उसके मार्शल आर्ट एकेडमी के पास होता है, ना कि डिसाइपल के पास, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट को पहले सिलेक्ट करने का राइट मिलेगा। अगर माउस हुए सेक्ट इसे नहीं चाहता तब ये जिनचैन सेक्ट को मिलेगा, और अगर जिनचैन सेक्ट भी नहीं चाहता तब तुम्हारे सेक्ट को मिलेगा। लेकिन तुम तो इसे अपने साथ डायरेक्टली ले जा रहे हो, तुम ऐसा कैसे उन्हें दे सकते हैं। ये सुन के एल्डर हानली भी गुस्सा हो जाते हैं और अपने दांत पीसते उससे बोलते हैं, चलो आ जाओ, मैं भी तुमसे नहीं डरता। और वो दोनों के दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर जिनयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है, जो ये बच्चा चाहता है मैं वैसा नहीं होने दूंगा, अगर ये चला गया तो सबसे पहला बैड लक मेरे ऊपर ही आएगा, मैं इसे किसी भी सेक्ट में ज्वाइन होने नहीं दे सकता। फिर वो उन दोनों एल्डर के पास आते हुए बोलता है, सीनियर्स प्लीज शांत हो जाइए, आप पहले मेरी बात सुनिए। उसे देख एल्डर फैन बोलता है, ओ तो तुम सैंगलोंग मार्शल आर्ट एकेडमी के डीन हो, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जिनयांग बोलता है, सीनियर ये बच्चा मेरी ही एकेडमी का स्टूडेंट है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप इस बच्चे के ट्रिक में ना फंसे। वो चारों एल्डर बोलते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो बोलता है, सीनियर ये कोई जीनियस नहीं है, ये एक यूजलेस पर्सन है। ये सुन के एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, ये जिनयांग सच में बहुत ज्यादा बेकार पर्सन है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी सेक्ट को ज्वाइन करूं। एल्डर फैन बोलता है, एक यूजलेस पर्सन कैसे इस बैल को रिंग कर सकता है, वो भी 9 बार। अगर तुम इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिनयांग बोलता है, मैंने एक दिन इससे फाइट किया था और मुझे रियलाइज हुआ ये 2 एलिमेंट को प्रैक्टिस करता है, वाटर एंड फायर, और ये इन दोनों एलिमेंट का यूज करके कभी भी मैजिकल कोर को फॉर्म नहीं कर सकता। तो भला एक इस जैसा पर्सन जो कि तियान लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता एक जीनियस कैसे हो सकता है। ये सुन के एल्डर लिहान एमसी से बोलता है, क्या ये जो कह रहा है वो सच है कि तुम फायर एंड वाटर एलिमेंट को प्रैक्टिस करते हो। अपने एमसी बोलता है, ये पूरी तरह से नॉनसेंस है, मैं केवल फायर एलिमेंट को ही प्रैक्टिस करता हूँ। ये सुन के जिनयांग गुस्से चिल्लाते हुए एमसी से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने जब तुमसे फाइट किया था तो मैंने फील किया था तुम वाटर एंड फायर एलिमेंट का यूज कर रहे थे। अपने एमसी बोलता है, मुझे एक वाटर एलिमेंट वाला मैजिकल वेपन मिला था जिसके वजह से मैं वाटर एलिमेंट का यूज कर पा रहा था, जिसके कारण हेडमास्टर को कुछ गलतफहमी हो गई है। साथ ही वो अपने पास से कुछ लोग की जैसा एक निकालते हुए बोलता है, सीनियर्स अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप इस मैजिकल वेपन को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर वाटर एलिमेंट है या नहीं। साथ ही एमसी मुस्कुराते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, जिनयांग अब बताओ अब तुम क्या करोगे। ये देख के तो जिनयांग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है। इसी के साथ एल्डर फांग जिनयांग से बहुत गुस्से में बोलता है, हेडमास्टर जिन अगर तुम मोजेंग की इंसल्ट करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ये सुन के जिनयांग के भी घबराहट के हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। साथ ही अपने एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, तुम ब्रेड बस तुम इंतजार करो। वहीं अपने एमसी उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। एल्डर फान एमसी से बोलता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अपने एमसी बोलता है,
थैंक यू सीनियर आप लोगों का मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाकर एक फार्मर बन जाना चाहिए। साथ ही वो अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर रहकर किसी सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में बोलूंगा तो ये इसी तरह से फाइट करते रहेंगे और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं बाद में सीनियर हार्नली के पास जाकर सब कुछ समझा दूंगा, वो जरूर से मेरे किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं हम उन चारों एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो चुके होते हैं और शौक के मारे उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलते हैं क्या तुम फार्मर बनना चाहते हो? अपने एमसी और भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है हाँ मैं एक फार्मर बन के एक सुंदर सुशील लड़की को देखकर उसे शादी कर लूंगा और उसके साथ आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। इसलिए सीनियर्स मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी भी शहर को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो चलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय सीनियर्स। और इतना बोल के एमसी वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं पीछे से वो सभी एल्डर उसे रुकने के लिए बोल रहे होते हैं। वहीं साइड में जिन्बा भी खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से से अपने मन में बोल रहा होता है डैम इट, हम यहाँ पर इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं ताकि हम 4 ग्रेड सेक्ट को ज्वाइन कर पाए, लेकिन 4 ग्रेड सेक्ट जैसे यूजलेस पर्सन के लिए फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी अपने होटल में आ गया होता है और अपने रूम में बैठ के चाय पी रहा होता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अगर मुझे पहले से पता हुआ कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उस सोल बेल को केवल एक ही बार बजाता। तभी एमसी के दरवाजे को कोई लात मार के खोलता है और ये जिन्बा होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है। उसे देख अपना एमसी अपने मन में बोल रहा होता है क्या जिन्बा? देख के लगता है कि फाइट में हारने की वजह से ये बहुत ज्यादा अपसेट है और शायद से अपने इसी गुस्से को मेरे ऊपर उतारने के लिए आया है। देख के लगता है कि ये मरना चाहता है। साथ ही अपने एमसी उससे बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? जिन्बा उससे बोलता है जो आज मरने वाला है वो मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। आज मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम अपने बैड लक को करो। अपने एमसी बोलता है ओ सच में? अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद एमसी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, मैंने अपनी फर्स्ट टेक्निक हेवन फिस्ट को अभी भी सीखा है जिसको कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगा। इतना बोल के एमसी अपने पंच के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। सामने से जिन्बा अपने स्वॉर्ड से एमसी पर अटैक करता है पर एमसी का पंच जैसे उसके स्वॉर्ड पर लगता है उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही एमसी का पंच सीधे जाके जिन्बा को लगता है जिसे खाकर वो पीछे जाके गिरता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी अपने एमसी बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा स्पीड में उसके पीछे आ जाता है जिसे देख जिन्बा बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं है। तभी अपने एमसी दोबारा से अपना पंच सीधे उसके मुंह पे मारता है। साथ ही अपने एमसी बोल रहा होता है किसने कहा था तुम्हें मेरे पास आने के लिए, अब तुम सहो ये सब। साथ ही एमसी उसे उठा के दोबारा से अपना पंच उसके पेट पे मारता है जिसे खाकर जिन्बा उड़ते हुए जाकर सीधे पीछे जाकर दीवार से टकराता है। फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम खुद को एक सेलेस्टियल मास्टर समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तभी वहाँ पर एक और बंदा आते हुए बोलता है किड मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, अब देखते हैं तुम कहाँ बचकर जाते हो। एमसी उससे बोलता है तो ये तुम हो किंग फैंग। साथ ही एमसी अपने मन में सोच रहा होता है लास्ट टाइम मैंने इसे इंजर्ड कर दिया था, मुझे पक्के तौर पे पता है ये उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। तभी किंग फैंग बोलता है लास्ट टाइम मैं केयरलेस हो गया था इस कारण तुम मुझे इंजर्ड कर पाए, मेरे पूरे लाइफ में आज तक किसी ने मुझे इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं किया है। वहीं एमसी अपने मन में सोच रहा होता है हालांकि मैं अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मैंने डोमिनेटिंग फिस्ट को भी मास्टर कर लिया है, लेकिन किंग फैंग एक लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे जीत पाऊंगा। यहाँ से वो जगह बहुत ज्यादा पास है जहाँ पर किंग फैंग के सीनियर भी मौजूद है, अगर वो यहाँ पर आ गए तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। तभी एमसी एक्साइटेड होते हुए किंग फैंग के पीछे देखते हुए बोलता है मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये देखकर किंग फैंग पीछे की ओर देखने लग जाता है और इस मौके का फायदा उठा के एमसी वहाँ से भागने लग जाता है और भागते हुए बोल रहा होता है बाय बाय इडियट। ये सब होने के बाद किंग फैंग की शक्ल देखने लायक होती है। दूसरी ओर एमसी उस रूम के खिड़की से कूद जाता है और किंग फैंग भी उसके पीछे आते हुए बोलता है डैम इट तुम ब्रैट मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोल के किंग फैंग भी उसका पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि भागते भागते फॉरेस्ट में आ गए होते हैं। किंग फैंग उसके पीछे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम बचकर नहीं भाग सकते, आज तुम मरने वाले हो। अपने एमसी बोल रहा होता है वो तुम नहीं हो जो कि डिसाइड करेगा कि मैं मरूंगा या जीऊंगा। और तभी एमसी भागते भागते एकदम से रुक जाता है और उसकी ओर देखने लग जाता है, जो देखकर किंग फैंग बोलता है तुम भाग क्यों नहीं रहे, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? एमसी एक इविल से स्माइल करते हुए बोलता है क्या भागूं? लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ मेरे प्यारे स्नो क्लैन के लीडर। किंग फैंग गुस्से से बोलता है जो तुम कह रहे हो उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपने पास से एक बम्बू जैसी चीज निकाल कर ऊपर हवा में फेंकता है जो कि ऊपर जाके फट जाता है। ये एक सिग्नल होता है जो कि उसने अपने सीनियर को भेजा होता है। ये देख एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग फैंग बोलता है इस बार तुम मरने वाले हो, फ्लाइंग स्नो क्लैन के मेंबर जल्दी यहाँ पर आ रहे होंगे, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ये देख एमसी अपने मन में बोल रहा होता है शिट अब वो जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे, उनके आने से पहले मुझे इसे डील करना होगा, मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे सोल्व करके यहाँ से भागना होगा। फिर एमसी उससे बोलता है अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम अच्छे से फाइट करना, आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। इतना बोल के वो अपने स्वॉर्ड के साथ टोंगलाई स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे किंग फैंग जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है। और फिर एमसी से बोलता है क्या तुम अपने इस स्किल के साथ मेरे को हट करना चाहते हो? अब तुम मेरे स्किल को देखो। जिसके बाद वो लाइटनिंग शॉट नाम के टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जिससे हवा में बहुत सारे लाइटनिंग शॉट फ्लोट करने लग जाते हैं और वो उन सभी शॉट से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है।
इसी के साथ एमसी उसके शॉट को ब्लॉक करने लग जाता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये अच्छा नहीं है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं नंबर 1 टोंगलेग शॉट स्किल के साथ इसे नहीं जीत सकता, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी किंग फेंग उससे बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम नंबर 1 टोंगलेग शॉट टेक्निक को वापस यूज कर सकते हो। इतना बोल के वो अपने एमसी पर अपने शॉट से अटैक कर देता है, पर अपने एमसी बहुत स्पीड में उसके शॉट को डॉज करके उसे एक जोर से पंच मारता है और फिर वो अपने हेवन पंच स्किल का यूज करते हुए बोलता है अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, और फिर जोर से अपना पंच सीधे उसके पेट पे मारता है, जिससे वो उड़ते हुए जाकर एक पेड़ से टकराता है। इससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो खांसते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एमसी उसके ऊपर वापस से अटैक करते हुए बोल रहा होता है अब तुम हेल में जाओ, और फिर से वो अपना पंच सीधे उसके मुंह पे मारता है। इसी के साथ एमसी उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखने लगता है और फिर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। किंग फेंग बोल रहा है नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। अपने एमसी बोलता है इसमें सब तुम्हारी ही गलती है, और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो ये बाद में मुझे मार देगा। तभी वहाँ पर एल्डर फैन भागते हुए आने लगता है, जो देखकर एमसी बोलता है ये सही नहीं है। वो आ गया और एमसी एल्डर के पास आने से पहले ही जल्दी से किंग फेंग को मार डालता है। जो देख एल्डर फैन चिल्लाते हुए बोलता है नहीं तुमने इसे मारने की हिम्मत कैसे की, और वो अपने पाम में एनर्जी इकट्ठा करके एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे एमसी अपने शॉट से ब्लॉक करने लग जाता है। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे जीत नहीं सकता, मैं इसके हाथों से भी मरना नहीं चाहता। एल्डर फैन अपने और भी पावर को लगाने लग जाता है और चिल्लाते हुए गुस्से से बोल रहा होता है अब तुम हेल में जाओ। तभी वहाँ पर एमसी की मदर आके उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उन्हें देख अपना एमसी बोलता है मदर आप आ गई। उसकी मदर बोलती है लिटिल जैंग तुम यहाँ से जाओ, ये बंदा मेरा मैच नहीं है, मैं इसे ब्लॉक करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन के एमसी ओके बोल के वहाँ से भागने लग जाता है। जो देखकर एल्डर फांग बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो, यह इम्पॉसिबल है। एमसी की मदर उससे बोलती है मैं भी देखती हूँ तुम मेरे बेटे को यहाँ से भागने से कैसे रोक सकते हो, और वो अपने पाम में एनर्जी इकट्ठा करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि सीधे एल्डर को लगती है, और वो एल्डर उड़ते हुए जाकर एक पेड़ से टकराता है। एमसी की मदर ने बस अपने एक ही अटैक से एल्डर फैन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। वो एल्डर अपने दांत को पीसते हुए बोलता है भले ही मैं तुम्हें हिट नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं बचने वाला, फ्लाइंग स्नो क्लैन उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। एमसी की मदर बोलती है तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वो एल्डर एक क्रीपी से स्माइल करते हुए अपने पास से सिग्नल वाला बम्बू निकाल के ऊपर हवा में फेंक देता है। जो देख एमसी की मदर हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है ये अच्छा नहीं है, ये सिग्नल भेज के अपने लिए हेल्प मंगवा रहा है। फिर वो उस एल्डर से बोलती है मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ, लेकिन वापस से तुम मेरे बेटे के रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरी ओर हम अपने एमसी को देखते हैं जो की बहुत तेज से भागता जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं फ्लाइंग स्नो क्लैन से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, मुझे पता नहीं मेरी मदर अभी कैसी होगी। तो यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इस मानवा को भी, क्योंकि गाइज मैं इसको एक्सप्लेन तो करना चाहता हूँ, लेकिन जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ और आगे से हम कोई दूसरा मानवा एक्सप्लेन करेंगे और अब से रेगुलर वीडियो आया करेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।